नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7.1 त्रिभुज। तो अपन इसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद अपन इस चैप्टर को आराम से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। बस इसके थोड़े से रूल पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा इसके अंदर कुछ है नहीं। इसके अंदर जो रूल है मेन वही है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर दे रखा आकृति बन रखी त्रिभुज की ABC, त्रिभुज बन रखा है ABC। तो ये त्रिभुज कैसे बनता है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक कोण का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंध आकृति। ठीक है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंध आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर होता क्या क्या है? त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहते हैं इसको, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस पॉइंट पर कट मारती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर एक शीर्ष है, दूसरा शीर्ष B है और तीसरा शीर्ष C है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे तीन शीर्ष कौन कौन से? एक तो A हो गया, दूसरा B हो गया और तीसरा C हो गया। तीन ही भुजाएं हैं, एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी AC है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन कौन कौन सी भुजा? एक AB है, दूसरी BC है और तीसरी AC है। तीन भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज के अंदर क्या होता है? तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। जैसे यहाँ एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ कोण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक कोण मंडल का कोण A, कोण B और कोण C, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, तो ये कोण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर तीन कोण है अपने पास। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कोण को एंगल से लिखते हैं, ऐसे L बना के थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये तो होगी त्रिभुज की बात। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सर्वांग क्षमता। ये सर्वांग क्षमता होती क्या है, पहले तो अपन इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद अपन सर्वांग क्षमता के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो वह आकृतियां जिनका आकार व जो माप होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक आयत बना रखा है, आमने सामने भुजा 10 सेंटीमीटर है और इधर साइडों में जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है। तो ये भी बेसिकली वैसा ही है, आमने सामने की 10 है और 5-5 की दे रखी है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में आकृतियां कैसी है? एक दूसरे को सर्वांगसम, एक दूसरे की सर्वांगसम आकृति है। इस आकृति को मैं उठा के, जैसे ये वाली आकृति PQRS वाली आकृति को उठा के इसके ऊपर रखूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी आकृति को क्या कर लेगी? ढक लेगी। तो ये होती है सर्वांगसम आकृतियां, जो बिल्कुल दिखने में एक जैसी होती है और जिनका माप भी क्या होता है? समान होता है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता के नियम। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्वांग क्षमता के अंदर SAS सर्वांग क्षमता का नियम। तो SAS का फुल फॉर्म पहले लिख लेंगे। यहाँ पर S का मतलब होता है भुजा और A का मतलब होता है कोण और वापस A का मतलब होता है भुजा। तो ये हो गया भुजा कोण भुजा वाला रूल। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो ABC त्रिभुज बन रखा है ABC और एक बन रखा है PQR, तो इन त्रिभुजों के अंदर अपन क्या करेंगे? जैसे देखो यहाँ पर इस त्रिभुज की अगर AB भुजा दूसरे त्रिभुज की AB भुजा के बराबर है तो मैं यहाँ लिख लूंगा AB भुजा किसके बराबर है? इस त्रिभुज की AB भुजा दूसरे त्रिभुज PQ के बराबर है। और इसके अंदर एक जो कोण है, एंगल B मान लेता हूं मैं इसको, जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू है एंगल Q के। और तीसरी साइड अपने पास दे रखी BC अगर मैं मान लेता हूँ QR के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन से रूल से? SAS सर्वांग क्षमता के नियम से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा त्रिभुज SAS सर्वांग क्षमता के नियम से, सर्वांग क्षमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC। अगर यहाँ से स्टार्ट करा, इस कोने से ABC से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ A से, तो इधर इस त्रिभुज के अंदर भी P से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वांग क्षमता का जो चिन्ह है वो इस तरीके से लिखा जाता है, सर्वांग क्षमता का सिंबल। ठीक है, त्रिभुज PQR के इस तरीके से लिख देंगे अपन। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अगर ये सर्वांगसम हो गए, अपन त्रिभुज के अंदर तीन चीजों को आपस में बराबर कर देते हैं तो त्रिभुज की बाकी जो शेष भुजाएं बच रखी है वो भी सर्वांग क्षमता के नियम से आपस में क्या हो जाएगी? वो भी सर्वांगसम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया अपने पास? जैसे अपन ने ले लिया था AB भुजा ले ली थी, इसके अंदर PQ भुजा ले ली थी, कोण ले लिया था B और कोण ले लिया था Q। तो बाकी शेष भाग जो बच गया अपने पास, एंगल A बच गया, शेष भाग बच गए एंगल A बराबर मैं लिख सकता हूँ एंगल Q एंगल P के। एंगल A एंगल P के बराबर होगा। क्यों लिखेंगे अपन इसको? सर्वांगसम, यहाँ पर लिख देंगे अपन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग ही, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग।
अगर एंगल ए बराबर एंगल पी है तो एक साइड और बच गई अपने पास, ए सी इक्वल टू पी आर। ये भी क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एस सी इक्वल टू पी आर, इसका भी रीजन लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब अपन ये आपने रूल पढ़ लिया ऐसे सर्वांगसमता का नियम। अब अपन एक एक करके सारे रूल आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर सेकंड रूल आता है अपने पास ट्रिपल एस का नियम। तो ट्रिपल एस मतलब तीनों का मतलब भुजा ही होता है, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन भुजा, भुजा और भुजा, भुजा भुजा सर्वांगसमता का नियम। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई तो ये सर्वांगसमता का नियम लग जाएगा यहाँ पर ट्रिपल एस का। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर मैं मान लूँ ये जैसे ए बी भुजा दे रखी, ए बी भुजा पी क्यू के इक्वल हो गई, बी सी भुजा क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और जो ए बी भुजा है, ए सी भुजा है वो पी आर के इक्वल हो जाएगी। तो ये सर्वांगसमता का नियम ट्रिपल एस वाला लग जाएगा अपने पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और तीसरा मैं मान लेता हूं जैसे ये ए सी है अपने पास, जो ए सी है वो पी आर के इक्वल हो गया, तो इसके अंदर सर्वांगसमता का जो नियम लगेगा वो लगेगा ट्रिपल एस का नियम, मतलब भुजा 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 सर्वांगसमता का नियम। सर्वांगसमता नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो अपन इस तरीके से लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो बाकी के जो शेष भाग बच रखे इसके वो भी आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर भुजा तो सारी कवर हो गई। अब यहाँ पर तीनों कोण बच रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये क्या, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर मैंने त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिया है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, अगर मैंने त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर दिया है तो इसके जो बाकी शेष भाग बचेंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो गया अपना ट्रिपल एस का नियम। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे ए एस ए का नियम। अगर इस त्रिभुज की, जो ये त्रिभुज दिख रहा है एबीसी, इस त्रिभुज का एक कोण, मैं एक कोण को से मान सकता हूं मेरे हिसाब से, जैसे इस त्रिभुज का एक कोण ए दूसरे त्रिभुज के पी कोण के बराबर है, और साथ में अपन मान सकते हैं जो ए बी भुजा है, या तो आप ए बी मान लो या फिर ए सी मान लो, मैं यहाँ पर ए बी मान लेता हूँ। जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा वो अगर पी क्यू के इक्वल है, अगर ए बी भुजा इस पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, और साथ में दे रखा अपने पास एक एंगल और मान लेता हूं मैं, ये वाला एंगल सीक्वेंस में होना चाहिए, एंगल साइड एंगल। यहां पर दे रखा है एंगल साइड एंगल, कोण, भुजा और कोण, ये तीनों आपस में सीक्वेंस में होने चाहिए। तो इधर क्यू इक्वल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस त्रिभुज के अंदर एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, जो एंगल है वो एंगल पी के बराबर है, जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, और जो बी कोण है वो क्यू कोण के इक्वल है, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज को अपन लिख सकते हैं त्रिभुज, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसके बाकी जो शेष भाग बचे हैं वो भी आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर बी सी भुजा बच रखी है मेरे पास, एक बच रखी बी सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्यू आर के, और जो दूसरा बच गया कोण मेरे पास एंगल सी बराबर लिख सकता हूं मैं एंगल आर के, और तीसरी भुजा बच गई मेरे पास एस सी इक्वल टू पी आर के। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ए एस सर्वांगसमता का नियम। यहाँ पर दे रखा चौथा अपने पास डबल ए एस सर्वांगसमता का नियम। तो अपन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन कोण और भुजा। अगर इस त्रिभुज की, जो एबीसी त्रिभुज दे रखा अपने पास, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके दो कोण, मैं एंगल कोण मान लेता हूं इसको पास, आपको कोण मान लेता हूं, एंगल ए इस एंगल पी के बराबर है और एंगल बी इस एंगल क्यू के बराबर है, और साथ में एक साइड बराबर है, बीसी साइड इस क्यू आर के बराबर हो गई। अगर दो कोण एंगल ए एंगल बी इस त्रिभुज के एंगल पी एंगल क्यू और साथ में बीसी भुजा इस क्यू आर के इक्वल हो गई, तो ये त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे ये कोण एंगल ए इस एंगल पी के बराबर हो सकता है, और एंगल बी अगर इस क्यू के इक्वल हो गया
और साथ में एक भुजा इस क्यू आर के, ये ए बी सी की BC भुजा पी क्यू आर की क्यू आर भुजा के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। इस नियम से, डबल एस नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो त्रिभुज के जो बाकी शेष भाग बच गए हैं, जैसे यहाँ पर ए बी भुजा बच गई, इधर पी क्यू आर भुजा बच गई, तो ए बी भुजा इस पी क्यू आर के इक्वल होगी और जो ऐसी भुजा है वो इस पी आर के इक्वल होगी और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो बाकी जो सभी शेष भाग बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं, अपन इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो RHS नियम है, वो 5वां नियम। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 5 ही रूल है, वो आपको सबको याद करने। 5 रूल याद हो गए तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर RHS सर्वांगसमता का नियम क्या कहता है, अगर इस त्रिभुज के ये जो RHS सर्वांगसमता का नियम लगता है वो बेसिकली समकोण त्रिभुजों के अंदर लगता है। तो ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास दे रखे हैं वो दोनों समकोण हैं, तो ये रूल समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है। तो इस R का मतलब अपन लिख सकते हैं राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, और जो H होता है वो होता है हाइपोटेनियस और ये होती है साइड। अगर इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज एक समकोण है, ये दोनों त्रिभुज आपस में एक समकोण है, और जो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, और साथ में एक भुजा लिख सकते हैं अपन, कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पर, या तो ए बी ले लो या फिर BC ले लो। अगर मैं यहाँ पर BC लूँ तो इस क्यू आर के इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, वो भी कौन से नियम से, RHS सर्वांगसमता के नियम से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और जो AC है कर्ण वो जो AC कर्ण है, इस त्रिभुज का जो AC कर्ण है वो इस त्रिभुज के PR के कर्ण, इसको कर्ण ही बोलते हैं, इस कर्ण के बराबर हो गया, और साथ में एक भुजा मान लेते हैं, जैसे BC मान ली मैंने यहाँ पर। अगर BC इस QR के इक्वल हो गई तो मैं ये रूल लगा सकता हूँ, RHS सर्वांगसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, RHS सर्वांगसमता के नियम से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, RHS सर्वांगसमता के नियम से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इसके जो बाकी शेष भाग बचे हैं वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बच रखा है एंगल P, एंगल A इस एंगल B के बराबर हो जाएगा, एंगल C इस एंगल R के बराबर हो जाएगा। अब अपन इस चैप्टर के एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है इस चैप्टर का 7.1 का जो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, वो दे रखा है यहाँ पर चतुर्भुज बना रखा है, एक चतुर्भुज बना रखा है ABCD। ठीक है, इसके अंदर जो ABCD दे रखा है, इसके अंदर बोल रहा है अपने पास जो AC है यहाँ पर जो AC दे रखा है वो इस AD के इक्वल है, और जो AB है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है। जो AB भुजा है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है, जो AB भुजा है ये वाली इस एंगल A को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 भागों में बांट देता है। जैसे एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, एंगल A 60 डिग्री का है तो इसको 2 भागों में समद्विभाजित कर देगा, मतलब ये भी 30 का हो जाएगा और ये भी 30 का हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर भागों में ये विभाजित कर देगा। समद्विभाजित का मतलब ये होता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, जो ABC है वो सर्वांगसम करना है अपने पास ABD के। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे जो त्रिभुज दे रखे अपन को जो सर्वांगसम करना है, ऐसा सर्वांगसम प्रूव करना है, उनको सबसे पहले अपन लिखेंगे इस तरीके से, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। सबसे पहले इन्हीं को लिख लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। तो कौन कौन सी चीजें दे रखी वो अपन लिख लेंगे। यहाँ पर अपन को बेसिकली यहाँ पर 2 चीजें दे रखी होती है, तीसरी चीज अपन को ढूंढनी पड़ती है। तीसरी चीज जैसे ढूंढने के वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुजों के अंदर अपन को 3 ही चीजें ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज अपन को इस क्वेश्चन नहीं दे दी अपन को, जो AC है वो इस AD के इक्वल है। यहाँ पर दे ही रखा है जो AC है, AC भुजा है वो इस AD के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा AC इक्वल टू AD। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर AC इक्वल टू AD है तो इसके सामने अपन को रीजन भी देना है, ये क्या है, ये दे रखा अपन को क्वेश्चन में, तो अपन लिख लेंगे दिया गया है। इसका रीजन भी लिखना है, ये कहाँ सा है, ये दिया गया है अपन को। ठीक है, और साथ में अपन को एक एंगल भी दे रखा है, एक एंगल दे रखा है साथ में एंगल BAC। ये बोल रहा है भाई B एंगल A को समद्विभाजित करता है। अगर समद्विभाजित करता है तो जो ये वाला पार्ट है अपने पास जो यहाँ पर दे रखा है, ये बोल रहा है AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। जो AB A को समद्विभाजित करेगा तो जो ये वाला पार्ट है अपने पास एंगल A इधर वाला BAC वाला, ये इक्वल हो जाएगा BAD के। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं
एंगल बी ए सी इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं एंगल बी ए डी के। यहाँ पे सामने रीजन भी लिख लेंगे। ए बी को नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे अपन ए बी ए को समद्विभाजित करता है। ए बी ए को समद्विभाजित करता है, ये पूरा रीजन लिख लेना आप। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब तीसरी चीज अपन को ढूंढनी। तीसरी चीज अपन कैसे ढूंढेंगे? तीसरी चीज देखो, यहाँ पर ये टिके हुए किस पे? दोनों त्रिभुज। ये जो लाइन दिख रही है बीच के अंदर ए बी, इन दोनों त्रिभुजों का आधार सेम ही। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी पे दोनों टिके हुए हैं। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं जो ए बी है वो दोनों के अंदर इक्वल है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो ए बी बराबर ए बी लिख देंगे अपन और साथ में रीजन लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांग से होंगे। तीन चीजें अपन ने ढूंढ ली। तो इसके अंदर पहले रूल भी चेक करना, रूल क्या लगा है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? साइड, ये बीच में एंगल और ये फिर साइड आ गई। तो साइड एंगल साइड वाला रूल लग गया अपने पास, साइड एंगल और साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन SAS सर्वांग क्षमता नियम से। सर्वांग क्षमता नियम से जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गए? आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होंगे त्रिभुज ABD के। ये लिखने के बाद अपने पास दूसरा जो सेकंड पार्ट वो दे रखा है अपने पास BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो ये BC और BD है, यहाँ पर जो दिख रहे हैं अपने पास BC और ये BD। BC और BD क्या है? बेसिकली BC और BD सर्वांगक्षम त्रिभुजों के क्या है? संगत भाग। अगर ये दो त्रिभुज अपन ने सर्वांगक्षम प्रूव कर दिए तो इनके संगत भाग ही तो है ये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ BC इक्वल टू BD। रीजन भी लिखना होगा अपने पास, जो भी लिखते हैं उसका आगे रीजन भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हो गया अपना पहला प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ABCD एक चतुर्भुज है। चलो मान लिया मैंने ये ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है मेरे सामने, जिसमें दे रखा है AD इक्वल टू BC है। जो AD है वो इस BC के इक्वल है। और DAB, जो DAB, ये DAB इक्वल है मेरे पास एंगल CBA के। CBA के जो ये वाला एंगल है, जो यहाँ पर ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला, ये इस वाले एंगल के बराबर है। DBA CBA के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है? अगर मैंने एक चीज सिद्ध कर दी तो ये बाकी सारे सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज ABD यहाँ पर सिद्ध करना है अपन को। ABD ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज है, ये सर्वांगक्षम करना है किसके? ABD BAC के। BAC ये वाला, ये पूरा, इन त्रिभुजों को आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम करना है। तो सर्वांगक्षम करने के लिए तीन चीजें ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले जिसको सर्वांगक्षम करना है उसको लिखना पड़ता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में तीन चीजें देखेंगे अपन। तीन चीजें अगर ढूंढ ली तो बाकी सारे पार्ट आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दे रखा है AD इक्वल टू BC, यहाँ पर दे रखा है AD इक्वल टू BC के। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन ही अपन ये लिखेंगे, अपने पास दे रखा है AD इक्वल टू BC। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, पहला पॉइंट आ गया मेरे पास AD इक्वल टू BC। पहला पॉइंट आ गया मेरे पास, ये क्या है? दिया गया है। इसका आगे रीजन भी लिखना है, ये कहाँ से आया है? ये दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा भी दे रखा अपने पास पॉइंट, जो क्वेश्चन ने दिया है अपने पास, एंगल DAB इक्वल टू CBA। यहीं पे क्वेश्चन में लिख रखा है। तो मैं दूसरा रीजन भी लिख दूंगा, एंगल DAB। तीसरा रीजन बेसिकली आपको ढूंढना पड़ता है, ये भी दिया गया है। तीसरा पॉइंट अपन को ढूंढना पड़ता है। तो तीसरा बहुत ही आसान है। जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये टिके हुए किस पर है ये देखना पड़ता है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं ये इस AB पे टिके हुए हैं। यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये AB पे टिके हुए दिखेंगे दोनों त्रिभुज। जो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में AB पे टिके हुए हैं। तो AB इनका आधार है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन AB इक्वल टू AB। ये क्या है? दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है ये। ठीक है, तो ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो गए। अब ये तीन चीजें मिल गई मेरे पास।
तो पहले सबसे पहले तो रूल ढूंढना है, रूल कौन सा लगा है। तो यहाँ पर देखो एक साइड थी, एक कोण था, एक साइड थी, एक कोण था और एक वापस भुजा थी। तो इसके अंदर भी ऐसे सर्वांगक्षमता का नियम लग गया, SAA सर्वांगक्षमता के नियम से, सर्वांगक्षमता के नियम से, ऐसे सर्वांगक्षमता के नियम से ये क्या हो गए, त्रिभुज दोनों, त्रिभुज ABD सर्वांगक्षम हो गए त्रिभुज BAC के, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो गए। अगर ये एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो गए तो बाकी जो शेष भाग बचे इसके वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है BD = AC, जो ये BD दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये BD जो दे रखा है अपने पास, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, जो BD दे रखा है यहाँ पर, ये BD वाला, एक ये AC वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों इस त्रिभुज के सर्वांगक्षम त्रिभुजों के क्या है, संगत भाग। तो यहाँ पर BD = अपन AC लिख सकते हैं, ये है सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग, ये लिख दिया अपन ने रीजन। तीसरा जो बिंदु दे रखा है, ये तो दूसरा है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल देंगे। जो तीसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, तीसरा दे रखा है एंगल ABD, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है मेरे पास ABD, ठीक है। ABD किसके इक्वल है, BAC के, यहाँ पर लिख रखा है अपने पास ABD, तो ये ABD दिख रहा है, ये किसके इक्वल करना है अपन को, BAC के, इस वाले के। तो ये भी क्या है, इन त्रिभुजों के सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो यहाँ पर अपन रीजन लिख देंगे, एंगल ABD = है BAC के। अगर इस त्रिभुज को आपने सर्वांगक्षम कर दिया, ABD को BAC के सर्वांगक्षम कर दिया, तो जो बाकी शेष भाग बचे वो भी आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट मिल गए अपने पास। जो एंगल ABD है वो भी क्या होंगे, BAC के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग है। आपको आगे रीजन भी लिखना है ये क्या है, ठीक है। अब अपन इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। तो यहाँ पर पॉइंट दे रखे अपने पास, AB पर AD और AC, यहाँ पर भुजा दे रखी है अपने पास AB पर AD और जो BC दे रखा है, ये दोनों के आपस में लंब है। तो लंब है तो 90 डिग्री काट ही रहे वैसे तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड पर CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। जो CD रेखा है, CD रेखाखंड अगर AB को समद्विभाजित करेगी तो ये दो भागों में डिवाइड कर देगी। मतलब अपन को सिद्ध क्या करना है, अगर CD इस रेखा को AB को काटती है तो इस दो भागों में बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, मेरे को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, अगर ये समद्विभाजित करती है इस AB रेखा को, अगर CD रेखा इस AB को समद्विभाजित करती है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OB = OA। सिद्ध करना है मेरे को, ये OB भुजा है ये वाली, इस OA के इक्वल है। भाई समद्विभाजित कर रहा है, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगी। तो अपन इनको सिद्ध करने के लिए अपन को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। अगर दो त्रिभुज ले लिए और उनको मैंने सर्वांगक्षम प्रूव कर दिया तो ये इस त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, संगत भाग हो जाएंगे। अगर संगत भाग हो जाएंगे तो ये बराबर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो त्रिभुज मैं यहाँ पर लूंगा त्रिभुज OBA OBC। सबसे पहले लेंगे अपन OBC और OAD, दो त्रिभुज ले लूंगा मैं OBC व त्रिभुज OAD में। दो त्रिभुज लेने के बाद इन त्रिभुजों को अपन आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम कर देंगे। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे तो बाकी शेष भाग भी इनके सर्वांगक्षम होंगे। तो यहाँ पर मैं इनके एक एक रीजन लिखूंगा, एक एक करके मैं इसके रीजन लिखूंगा। OBC के अंदर क्या इक्वल है, वो भी OBC के अंदर जो इक्वल है वो भी इस OAD के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रीजन लिख सकता हूँ BC = मेरे पास दे रखा है AD। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था BC = AD। अगर ये दो बराबर लंब है तो ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे, ठीक है। BC = AD। और तीसरा पॉइंट दे रखा है CBO, ये क्या 90 डिग्री है, CBO ये 90 डिग्री है और DAO ये भी 90 डिग्री है। सीक्वेंस में लिखना, अगर इस कोने से स्टार्ट कर रहे हो C से तो इधर भी D से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीजन लिख सकता हूँ एंगल CBO = एंगल DAO। ये कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और ये क्या है, दिया गया है। तीसरा रीजन आपको ढूंढना है। तीसरा रीजन इसमें दिख ही रहा है। अगर ये दो त्रिभुज इस तरीके से हैं तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जो ये कोण दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ये मान लेते 50 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी 50 डिग्री होंगे। यहाँ पर देखो, जो इस तरीके से तीर काट कर जो कोण बनता है यहाँ पर कैंची जैसे, तो इनको बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण।
इन कोणों को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण दिख रहा है मेरे को यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं मेरे को, DOA। तो सबसे पहले एंगल कौन सा ले रखा अपने पास, यहाँ पर ले रखा OBC वाला एंगल दे रखा मेरे पास, OBC दे रखा। तो मैं इस OBC को पहले ही लिखूंगा, बाद में लिखना है, ऐसे नहीं मैं यहाँ पे लिख दूंगा, OAD के अंदर नहीं लिखना है। OBC का है तो इस OBC के अंदर इस तरफ ही लिखना है। तो यहाँ पर OBC के अंदर क्या लिखूंगा मैं, COB, यहाँ पर लिखूंगा मैं COB इक्वल होगा। अगर यहाँ C से स्टार्ट करा है तो इधर D से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ इधर C से स्टार्ट करा COB, तो यहाँ DOA, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल DOA। इसका आगे रीजन भी लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण एक दूसरे के, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर ही होते हैं। सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें लिख ली। अगर 3 चीजें लिख ली तो अपन सर्वांगक्षमता का नियम लगाएंगे, कौन सा रूल लग रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो एक एंगल दिख रहा है 90 डिग्री वाला, यहाँ पर एंगल बी के पास भी कोण है, एंगल इस O के पास भी कोण है। दो कोण और एक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मैं रूल लिखूंगा AAS, दो कोण और एक भुजा सर्वांगक्षमता का नियम से, सर्वांगक्षमता के नियम से ये कोण क्या, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ त्रिभुज OBC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OAD के। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो इसके बाकी जो शेष भाग बचे हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो अपन को सिद्ध करना है OB इक्वल टू OA, तो ये क्या है, इनके संगत भाग ही तो है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन OB इक्वल टू OA। यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, तो रीजन लिखने के लिए मैं इसको साफ करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन OB इक्वल टू OA क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसान भी है। अगर वो रूल आपने याद कर लिए, सर्वांगक्षमता के नियम पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने। ठीक है, अब अपन इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA के। दर्शाना क्या अपने को, त्रिभुज ABC यहाँ पे ये लिखना है ABC, ये वाला त्रिभुज CDA के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन जो दो रेखाएं हैं L और M, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको दूसरी समांतर रेखाएं P और Q आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो समांतर रेखाएं L और M है, इनको दूसरी से समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर इन दोनों रेखाओं के जो दो रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, दोनों समांतर हैं, तो इनके जो बीच में चतुर्भुज बनेगा वो भी कैसा होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पॉइंट लिखेंगे, L और M दो समांतर रेखाएं, वह L और M समांतर है, P व Q भी क्या है, समांतर का साइन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, L और M समांतर है, P व Q भी समांतर है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर लिख लेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जो इनके बीच में जो बनने वाला चतुर्भुज है वो कैसा होगा, इसलिए चतुर्भुज यहाँ पर लिखेंगे अपन चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज के गुण आप जानते हो, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। जो आमने सामने एक भुजा है वो आपस में बराबर होगी। यहाँ पर दिख रही है अपने पास जो BC भुजा है, BC भुजा इस AD भुजा के बराबर होगी और ये AB भुजा इस CD भुजा के बराबर होगी। और साथ में जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के जो सम्मुख कोण है वो भी आपको पता होने चाहिए। जो इसके समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है वो आपको याद होने चाहिए। आमने सामने कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होने चाहिए और जो समांतर भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे अपन त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA लिखना पड़ेगा अपन को। CDA में ये त्रिभुजों, इन दो त्रिभुजों को आपने सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC व CDA को सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो इसकी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो BC भुजा है
यहाँ पर दे रखी बीसी भुजा, जो ये बीसी भुजा है वो इस एडी भुजा के बराबर होगी, समांतर भुजा है आपस में एक दूसरे की, और जो एबी भुजा है वो डीसी भुजा के बराबर होगी। और साथ में ये कोण, ये जो बी कोण दिख रहा है यहाँ पे, बी कोण इस डी कोण के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें मिल गई अपने पास। एबीसी के अंदर देखो सबसे पहले एबी किसके बराबर होगा, एबी बराबर होगा इस सीडी के, या डीसी लिख सकते हैं अपन। इस सीक्वेंस में लिख रहे ए और बी, इस सीक्वेंस में लिख रहे ए और बी, तो इसको भी डी और सी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डीसी। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ए बी इक्वल टू डी सी, और यहाँ पर बी सी इक्वल टू दे रखा है अपने पास बी सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पे लिखेंगे अपन बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और साथ में एक कोण दे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। इसका रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। ठीक है, अगर 3 चीजें आपस में इक्वल हो गई तो ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। रूल कौन सा लगना है आपको, रूल कौन सा लगा अपने पास, सर्वांगक्षमता का जो नियम लगा है वो लगा है। देखो एक भुजा दे रखी, एक कोण दे रखा है और दूसरी भुजा दे रखी, एक भुजा कोण भुजा, तो एस ए एस सर्वांगक्षमता का नियम लग गया। एस ए एस सर्वांगक्षमता के नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम। ये कर लिया आपने क्वेश्चन। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां प्रश्न है अपने पास, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल, जो ये रेखा दिख रही है एल, ये एंगल ए को समद्विभाजित करती है। और साथ में दे रखा है जो एंगल बी है, जो बिंदु बी है वो एल पर स्थित है, और जो बी से खींचे गए लंब है क्यू और पी, ये 90 डिग्री के हैं। ये क्या है, लंब है, लंब है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर 90 डिग्री बना लेंगे अपन, लंब है ना, ये लंब 90 डिग्री के होते हैं। और ए को समद्विभाजित कर रही है एल रेखा, एल रेखा ए को समद्विभाजित कर रही है, तो ये ए को कितने भागों में बांट देगी, 2 बराबर भागों में बांट देगी। इस तरफ और इस तरफ 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो अपन को सबसे पहले दर्शाना है ए पी बी, त्रिभुज ए बी पी। जो दर्शाना है उसको लिख लेंगे अपन, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में 3 चीजें आपस में बराबर कर देंगे। 3 चीजें बराबर कर दी तो ये त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पी बी के अंदर, सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी के अंदर एंगल P इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं अपन, एंगल P इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं। ये क्या है, 90 डिग्री है। दूसरी चीज एंगल पी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे अपन एंगल पी ए बी, पी ए बी क्यू ए बी के इक्वल है, क्यू ए बी के इक्वल है। आगे रीजन में लिखना पड़ता है तो अपन रीजन लिख देंगे। रेखा एल ए की समद्विभाजक है, ए की समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो ये रीजन लिख लिया अपन ने। अब तीसरा पॉइंट अपन को ढूंढना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखो, ये जो त्रिभुज है दोनों ए क्यू बी और ए पी बी, ये त्रिभुज टिके हुए किस पर है, इस ए बी भुजा पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे ए बी क्या है, कॉमन है इनके अंदर, ए बी इक्वल टू ए बी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिखने के बाद इस त्रिभुज के अंदर जो रूल लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है सर्वांगक्षमता का, वो अपन को लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो एक कोण दे रखा है, एक कोण दे रखा है और दूसरा कोण भी दे रखा है और एक भुजा इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो डबल ए एस नियम का, डबल ए एस सर्वांगक्षमता नियम से, सर्वांगक्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए क्यू बी के। अब सेकंड पार्ट है अपने पास बीपी इक्वल टू बी क्यू, जो बीपी है वो बी क्यू के इक्वल करना है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे तो ये इसके क्या है, संगत भाग ही तो है। बीपी और बी क्यू क्या है, संगत भाग है।
तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू। रीजन लिखना पड़ेगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। बस इतना सा करना है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर देखना ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है ए सी इक्वल टू ए ई और ए डी इक्वल टू ए बी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और साथ में बी ए डी इक्वल टू ई ए सी दे रखा है, बी ए डी ई ए सी के इक्वल दे रखा है। तो ठीक है, तो आपको दर्शाना क्या है, बी सी इक्वल टू डी। यहाँ पर ये वाली भुजा बी सी डी ई के इक्वल होनी चाहिए, बी सी इक्वल होनी चाहिए डी ई के। तो मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लूंगा, उन त्रिभुजों को सर्वांगसम करूंगा। अगर दो त्रिभुजों को मैंने सर्वांगसम कर दिए तो ये उस त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, संगत भाग हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे अपन लेंगे, या फिर बी ए सी ये वाला त्रिभुज लूंगा एक में, और एक लूंगा मैं डी ए ई। तो ये इन दोनों त्रिभुज के अंदर बी सी और डी ई भुजा आ गई ना। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को कैसे भी करके सर्वांगसम प्रूव कर दूं तो ये बी सी और डी ई क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए मेरे को तीन चीजें बराबर चाहिए। तो एक देखो, ए ई इक्वल ए सी के दे रखा है और ए बी इक्वल ए डी के दे रखा है। लेकिन एक चीज अपन को ढूंढनी, एक चीज देखो यहाँ से, अगर ये इतना सा कोण दे रखा है ये बी ए टी के अंदर मैं ये वाला कोण जोड़ दूं ई ए डी, ये डी ए सी जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल हो जाएगा। और इस ई ए सी के अंदर मैं अगर इसको जोड़ दूं डी ए सी को तो ये भी पूरा एंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने पास एंगल बी ए डी बराबर है ई ए सी के। ये क्या है, दिया गया है, ये दिया गया है अपन को। इस दोनों के अंदर अपन क्या जोड़ेंगे, डी ए सी जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, एंगल डी ए सी जोड़ने पर तो अपन जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखो बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, ये दोनों तरफ जोड़ना आपको। एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये जोड़ने के बाद बहुत ही आसान है। बी ए डी के अंदर अगर मैं डी ए सी जोड़ दूं, ये बी ए डी दे रखा मेरे पास, बी ए डी के अंदर मैं डी ए सी जोड़ दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, बी ए सी। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा, अगर ई ए सी के अंदर मैं डी ए सी जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा मेरे पास, ई ए डी। ठीक है, तो एंगल ई ए डी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण फर्स्ट। अब अपन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज ई ए डी। इन दोनों त्रिभुज के अंदर ही तो आ रही है बी सी और डी ई भुजा, इसलिए अपन ने ये दो त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आपस में बराबर कर देते हैं। तो यहां पर देखना ए सी इक्वल ए ई लिख सकते हैं, साथ में ए बी इक्वल ए डी लिख सकते हैं। ये प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए सी इक्वल ए ई दे रखा है, ए बी इक्वल ए डी दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों रीजन लिख देंगे अपन, दिया गया है, दोनों का रीजन लिखिए, दिया गया है। तीसरी चीज अपन ने सिद्ध करी अभी अपन ने निकाला ऊपर से जोड़ के, बी ए सी बराबर है ई ए डी के। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 1 से, बी ए सी बराबर है एंगल ई ए डी के। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 1 से। तो ये तीन चीजें ढूंढ ली। तीन चीजें ढूंढने के बाद ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन से रूल से, दो भुजाएं दे रखी और एक कोण दे रखा है। दो भुजा देखो, ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, इसके बीच के अंदर कोण है। तो ये कौन सा रूल लग गया, एस ए एस सर्वांगक्षमता के नियम से, एस ए सर्वांगक्षमता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगक्षम हो जाएंगे त्रिभुज ई ए डी के। अगर ये सर्वांगक्षम हो गए तो इसकी जो भुजाएं हैं बी सी और डी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, यहाँ पर थोड़ी जगह कम बच गई तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगी। इसका रीजन भी लिखना है, सर्वांगक्षम त्रिभुज के क्या है, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग। ये हो गया आपका क्वेश्चन।
अब प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या है, पी ए और ये आपस में बराबर हो गया, पी ए और पी बी आपस में बराबर है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर है, और साथ में ये एंगल भी बराबर है, एंगल ई पी ए, जो ई पी ए है और साथ में जो डी पी बी ये भी आपस में क्या एक दूसरे के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, एंगल डी ए पी सिद्ध करना है अपन को ई बी पी के। तो सिद्ध करते हैं अपन। तो सिद्ध करने से पहले अपन को तीन चीजें बराबर पता होनी चाहिए। तो एक चीज दे रखी है अपने पास, ये भुजा तो दे रखी, ये दोनों के अंदर क्या है, इक्वल है, आपस में दोनों त्रिभुजों के अंदर आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो ये तो पता है अपन को। दूसरा कोण दे रखा अपन को, ये वाला कोण एंगल ए इस एंगल बी के बराबर है। और तीसरी भुजा देखो यहाँ पर, ये क्या है, ई पी ए, ये यहाँ तक ही है, अपन को त्रिभुज तो डी ए पी सिद्ध करना है पूरा। तो ये कोण अगर ये मान लो ये पूरा कोण अगर ये पूरा दे रखा होता और ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये वाला इस त्रिभुज का ये पूरा कोण, ये वाला कोण, ये पूरा बराबर दे रखा होता तो अपन ये त्रिभुज को क्या करते थे, सर्वांग प्रूव कर देते। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर ई पी ए, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है ई पी ए डी पी बी के बराबर है, ये अपन को दिया गया है। अगर ये दे रखा है, अगर इसके अंदर मैं ये जोड़ दूं ये वाला एंगल ई पी डी, अगर ई पी डी मैं इन दोनों के अंदर जोड़ दूं तो ये मेरे पास ये वाला एंगल बनेगा पूरा, ये डी ए पी पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, डी ए पी बढ़ेगा पूरा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अपन एंगल ई पी ए के अंदर मैं जोड़ दूंगा, प्लस करूंगा ई पी डी बराबर डी पी बी के अंदर मैं जोड़ दूंगा ई पी डी, दोनों तरफ जोड़ देंगे अपन। ई पी ए के अंदर ई पी डी जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर एंगल दे रखा मेरे पास ई पी ए के अंदर मैंने क्या जोड़ा, ई पी डी जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया मेरे पास, ए पी डी। तो यहाँ पर बन गया मेरे पास एंगल ए पी डी बराबर है, अगर डी पी बी के अंदर मैं वाला ये वाला ई पी डी वाला एंगल जोड़ दूँ तो ये पूरा एंगल बन गया मेरे पास ई पी डी, यहाँ पे बना ए पी डी, तो ये बन गया बी पी ई, एंगल बी पी ई, इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण 1। अब अपन दो त्रिभुज को सर्वांग प्रूव कर लेते हैं। अपन को त्रिभुज सर्वांग कौन से करना है, त्रिभुज डी ए पी ई पी बी के सर्वांग प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो त्रिभुज सर्वांग करना है उसको लिखेंगे पहले यहाँ पर डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ए पी इक्वल टू, पहला रीजन लिख रखा है यहाँ पर ए पी इक्वल टू बी पी। ये क्या है, ए पी का मध्य बिंदु पी है इसलिए ये रीजन आया है, ठीक है ना, ए पी का मध्य बिंदु पी है इसलिए ये दोनों जो दोनों हैं ए पी इक्वल टू बी पी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। और दूसरा रीजन अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो बी ए डी दे रखा है, बी ए डी दे रखा है ए पी के, यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर ही दे रखा है बी ए डी ए बी के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बी ए डी बराबर दे रखा है एंगल ए बी ई के, ये क्या है दिया गया है। तीसरा रीजन ये रहा अपन ने अभी निकाला है ए पी डी बराबर है बी पी ई के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी डी बराबर है बी पी ई के, ये लिखेंगे यहाँ पर अपन समीकरण 1 से, क्योंकि ये अभी अपन ने निकाला है। अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है तो कौन सा सर्वांगक्षमता का नियम लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो दो कोण है, यहाँ पर दो कोण दे रखे एंगल ए और एंगल पी, और बीच में भुजा दे रखी, तो एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल लगे यहाँ पर, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस ए सर्वांगक्षमता नियम से
ए सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा एरो बना के, जगह कम रहेगी यहाँ पर। त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ई बी पी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो दूसरा पॉइंट भी अपने पास क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दे रखा है ए डी इक्वल टू बी, दूसरा, ठीक है ना, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, ए डी इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा ए डी और ये दे रखा बी ई, तो ये है क्या, ये है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ए डी इक्वल टू बी ई। इसका आगे रीजन लिखना है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा लेंथी भी है और लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी दे रखा है अपने पास एबीसी, जिसके अंदर सी समकोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, ये सी क्या है, समकोण है। जो सी वाला एंगल है वो समकोण है। एम गण ए बी का मध्य बिंदु, जो एम है वो ए बी का क्या, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो जो ये बी एम दे रखा है और ये ए एम, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इक्वल टू सी एम है। जो सी वाली रेखा है इसको अपन ने डी तक बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इक्वल हो गया, जो डी एम है वो इस सी एम के इक्वल है। चलो ठीक है, बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को अपन ने बी से मिला दिया, बिंदु डी को बी से मिला दिया। तो सबसे पहले अपन को सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। जो त्रिभुज ए एम सी दे रखा है यहाँ पर, ए एम सी त्रिभुज डी एम सी के डी एम बी के सर्वांगसम प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो सर्वांगसम सिद्ध करना है उसको सबसे पहले लिख लेंगे अपन। यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और 3 चीजें ढूंढेंगे इसके अंदर। 2 चीजें तो पता है अपन को, देखो यहाँ पर ए एम, इस त्रिभुज का ए एम इसके बी एम के बराबर है और इसका सी एम इसके डी एम के बराबर है। और तीसरी चीज यहाँ पर देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर है। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अपन को 3 चीजें मिल गई इस त्रिभुज के अंदर, तो अपन आसानी से इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले मैं ए एम इक्वल टू बी एम, और दूसरी चीज दे रखी है डी एम इक्वल टू सी एम। ये क्या है, दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है, या फिर ये रीजन भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एम इस ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दो रेखाओं में आपस में ये इस रेखा को इस रेखा को क्या करे, प्रतिचित करे। तीसरा रीजन दे रखा अपने पास, जो एंगल डी एम सी नहीं सॉरी डी एम बी, एंगल लिख सकता हूं मैं, एंगल डी एम बी इक्वल है ए एम सी के, ए एम सी के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो 3 चीजें मिल गई अपन को। तो अपन इस त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो इस त्रिभुज को अपन ने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो ये कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। कौन से रूल से, यहाँ पर देखो 2 साइडें दे रखी और एक एंगल दे रखा है, साइड एंगल साइड, ये साइड और बीच में एंगल और ये साइड। तो कौन सा रूल लगा यहाँ पर, SAS सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए नियम से। यहाँ पे लिख देंगे अपन त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BMD के, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है अपने पास, DBC एक समकोण त्रिभुज है। क्या करना है, DBC को समकोण सिद्ध करना है। DBC को समकोण, यहाँ पर C तो समकोण ही है, DBC को समकोण सिद्ध करना है। तो इधर देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ पर DBC और ACB, यहाँ पर देखो ये एंगल है एकांतर अंतर, ये अंतर एकांतर कोण है। देखो ये जेड बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर होगा, तो ये एकांतर अंतर कोण बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड पॉइंट के लिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट DBC समकोण सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन एंगल, डायग्राम के अंदर चलते हैं, एंगल DBC, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल
ए सी बी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, एकांतर अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री। तो डी बी सी और ए सी बी का योग लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे डी बी सी प्लस ए सी बी, दोनों का योग होगा 180। साथ में रीजन भी लिखते हैं ना, एकांतर अंत्यकोण, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी सी तो पता नहीं है अपन को, डी बी सी प्लस ए सी बी पता है 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो ए सी बी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डी बी सी निकाल लेंगे, एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 को उधर भेजूंगा तो 180 माइनस 90 आएगा, ये आ गया अपने पास डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट दे रखा अपने पास डी बी सी ए सी बी के सर्वांग सिद्ध करना है, डी बी सी ए सी बी के सर्वांग सिद्ध करना है। ये अभी अपन ने 90 प्रूव करा था, तो अपन अब इसको क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो पता पड़ गई अपन को, जो ए सी बी है, तीन चीजें ढूंढनी रहती है। ए सी बी है इस डी बी सी के इक्वल हो गया, साथ में एक भुजा भी इक्वल दे रखी, ये बी सी क्या दोनों के अंदर कॉमन है। और तीसरी चीज अपन ढूंढ लेंगे यहाँ पर डी बी सी, देखो डी बी सी के अंदर और ए सी बी के अंदर, ये देखो ए बी डी और ये ए सी, ये क्या है, समांतर रेखाएं, कैसे पता पड़ी। या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ये त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करे थे, डी एम बी और ये ए एम सी दोनों आपस में एक दूसरे के सर्वांग सिद्ध करे, सर्वांग सिद्ध करे तो ये इसके क्या होंगे, संगत भाग होंगे। तो यहाँ पर अपन इस त्रिभुज को भी आसानी से सर्वांग सिद्ध कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पार्ट, त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी में। तो सबसे पहला रीजन लिखते हैं अपन, जो डी बी सी है और ए सी बी है, ये क्या है 90 डिग्री है। डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जो बी सी है, ये वाली भुजा, बी सी भुजा दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे अपन, बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तीसरा रीजन देंगे अपन बी डी इक्वल टू सी ए, या फिर डी बी इक्वल टू ए सी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, अभी अपन ने त्रिभुज की सर्वांग सिद्ध करा था ए एम सी बी एम डी के, ए एम सी बी एम डी के सर्वांग सिद्ध करा, तो सर्वांग से ये क्या होंगे, त्रिभुज के संगत भाग होंगे। ये संगत भाग बराबर है तो इसके भी बराबर भाग होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे अपन बी डी इक्वल टू सी ए, बी डी इक्वल टू सी ए, यहां पर लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। वो त्रिभुज अपन ने सर्वांगसम सिद्ध करे ना, वो त्रिभुज भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, ये कर लिया अपन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। तो यहाँ पर सर्वांगसमता का नियम भी लगना, कौन सा नियम लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भुजा है, बीच में कोण है और वापस भुजा है, कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, एस ए एस सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये रीजन लिख दिया अपन। अब लास्ट पार्ट दे रखा अपने पास, तो यहाँ पर फोर्थ दे रखा अपना सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। जो ये सी एम है, सी एम हाफ ऑफ ए बी करना है। तो यहाँ पर अभी अपन ने ये जो थर्ड पार्ट है वो सिद्ध करा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो त्रिभुज डीबीसी है वह एसीबी के सर्वांगसम सिद्ध करा था अपन ने। क्या करा था, त्रिभुज डीसीबी सर्वांगसम सिद्ध करा त्रिभुज एसीबी के, ये सर्वांगसम सिद्ध कर दिया अपन ने। ये क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं की संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर बीडी और जो एस, जो यहाँ पर ये त्रिभुज है दो, यहाँ पर टीबीसी और एसीबी के अंदर दो संगत भुजाएं दे रखी यहाँ पर। तो ये एबी और सीडी क्या है, आपस में संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू ए डी या सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं अपन।
ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये संगत भाग है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, ये फोर्थ पार्ट में करेंगे। यहां से अपन लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी डी। तो अगर मैं दोनों के अंदर हाफ से गुणा करूं, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी तो अपन को चाहिए, इसको तो मैं चेंज करूंगा नहीं, हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पर देखो, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी, सी डी पूरी लाइन है। हाफ ऑफ सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एम लिख सकता हूँ। अपन को सीधी क्या करना है? सी एम सिद्ध करना है। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं सी एम। तो ये अपन ने क्या कर लिया? पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बहुत ही आसान है, बस आपको रूल पढ़ना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।